हेलो फ्रेंड्स, मैं अरण्य सेन, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट आईआईटी दिल्ली। आज हम लोग एटम्स चैप्टर का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। मैंने इसको बहुत सारे टॉपिक्स में बांट दिया है। सबसे पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट की हिस्ट्री देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या क्या apparatus यूज हुए वो देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट करके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई वो देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी में कैसे हेल्प किया। वो रदरफोर्ड ने अपना जो न्यूक्लियर मॉडल दिया उसके वो देखेंगे। अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी के बारे में देखेंगे। जो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ देखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस डिस्कस करके इसको कंक्लूड करेंगे इस मॉडल और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के इम्पैक्ट से। तो आइए चालू करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं फिजिक्स में। इनको बहुत सारे लोग माइकल फैराडे के बाद बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट मानते हैं। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी माना जाता है। तो 1911 में इन्होंने अपने दो स्टूडेंट्स हांस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन को एक एक्सपेरिमेंट करने बोला। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड की फोटो। तो वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने करने बोला, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और रदरफोर्ड ने उस एक्सपेरिमेंट का यूज करके क्या मॉडल दिया, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए वो देखेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट करने को बोला था वो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये इस पिक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया। उस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए था, जिससे एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकले। उसके बाद हम लोग ने इस बीम को एक थिन गोल्ड फॉइल, बहुत ही थिन मतलब बहुत पतली गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कराया। इस गोल्ड फॉइल के अराउंड एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी और फिर ये नोटिस किया कि किस एंगल पे किस हिसाब से अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम हमने जैसे बताया अल्फा पार्टिकल्स चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम। मतलब हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर हीलियम एटम से निकाल दें तो उसका जो न्यूक्लियस बचेगा उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, सिंपली He2+। जैसे कि हमने बताया कि हमको सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए था, ये सोर्स। तो इस जो सोर्स उस एक्सपेरिमेंट करते वक्त यूज हुआ था वो था बिस्मथ का 214 आइसोटोप, 214 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप बिस्मथ का यूज हुआ था। पर एक बात है कि ये जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो बीम के फॉर्म में एमिट नहीं करता। तो इसके लिए हम लोग जो अल्फा पार्टिकल के सोर्स को कॉलीमेट कराते हैं। कॉलीमेट का मतलब हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को एक नैरो बीम के फॉर्म में, बीम क्या होती है? जिस ऐसी चीज जिसके अंदर जो सारी रेज हैं पार्टिकल्स की वो सब पैरेलल हो, तो उनको कॉलीमेट कराने के बाद यूज करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर बीम बन पाए। कैसे कॉलीमेट कराया जाता है? लेड ब्रिक्स के थ्रू पास करा के। जो बीम है वो एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर डालते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया बहुत ही थिन है ये गोल्ड फॉइल। तो कितनी थिन? 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर पे थिन। तो मतलब देख सकते हैं बहुत ही पतली है। तो जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं एक रोटेटेबल डिटेक्टर के फॉर्म में। और जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो मैंने आपको बताई थी वो जिंक सल्फाइड की बनी थी। ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड की बनाई थी। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस थिन गोल्ड फॉइल पे पड़ता है तो कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर करते हैं, बहुत सारे सीधे निकल जाते हैं। तो जब ये स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं अल्फा पार्टिकल
तो ये लाइट की फ्लैशेस निकालते हैं। फ्लैश मतलब अचानक से चमकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, बहुत ब्रीफ होते हैं उस लाइट की फ्लैशेस, बहुत ब्रीफ लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। इन फ्लैशेस को माइक्रोस्कोप या डिटेक्टर के थ्रू भी डिटेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा सेटअप था, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लेड ब्रिक्स के थ्रू कॉलीमेट करा है ताकि बीम बन पाए। ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक की, 10⁻⁻8 मीटर थिक इसमें। फिर ये हमारी स्क्रीन थी ZNS की, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ताकि जब ये स्ट्राइक करे इस पे तो एक ब्रीफ सिंसिलेशंस आई, लाइट की फ्लैशेस आए। और ये डिटेक्टर कुछ नहीं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। हाँ, एक और बात, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट गाइगर और मार्सडन ने किया था, इस एक्सपेरिमेंट को गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ज्यादा पॉपुलर नेम है। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में फिर स्टडी क्या करते हैं? इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में कितने ये इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए, उसको स्टडी करेंगे हम लोग। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके कुछ ऑब्जर्वेशंस आई। वो ऑब्जर्वेशंस क्या आई कि जो हम लोग ने ग्राफ बनाया, हम लोग ने क्या बोला था, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड स्टडी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्कैटरिंग एंगल। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आई कि लगभग लगभग 0 डिग्री पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास किए, पर बहुत बड़े एंगल्स पे बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए। देख लीजिए, 0 डिग्री के आसपास लगभग 10⁻7 के ऑर्डर पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये बहुत बड़े एंगल्स पे 100 डिग्री, 140 डिग्री, 180 डिग्रीज पे लगभग 10 से 100 के बीच में ही कर रहे हैं। तो देख लीजिए बहुत फर्क है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ फिगर्स भी है हमारे पास। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, सिंपली क्योंकि 0 डिग्री का मतलब ये सीधा चलेगी, तो मोस्ट पास स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, इट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी कोलिजन्स। सीधी बात है, सीधे तभी जाएंगे जब कोई कोलिजन, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स को अब उनके पाथ में कोई कोलिजन नहीं मिला। सिर्फ 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटर किए। देख लीजिए, सिर्फ 0.14%, मतलब बहुत कम परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर पाए। और 90 डिग्री से ज्यादा तो बस 8000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर पाता है। तो देख लीजिए, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता है, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड है उनकी संख्या ड्रास्टिकली कम होती है। देख लीजिए, एक ऑर्डर का फर्क है। तो हाँ, अब इस एक्सपेरिमेंट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी में कैसे हेल्प किया? तो रदरफोर्ड ने बोला कि अगर एक अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना है तो उसको एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, किसी भी चीज को डिफ्लेक्ट करना है तो उसके लिए कोई रिपल्सिव फोर्स चाहिए होगी। ये जो रिपल्सिव फोर्स है कैसे आ सकती है? तो रदरफोर्ड ने बोला कि अगर एटम के सेंटर पे मोस्ट पार्ट ऑफ उसका मास और उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज अगर उसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर दे बहुत, तो इतना तगड़ा रिपल्सिव फोर्स पड़ सकता है कि अल्फा पार्टिकल बड़े एंगल से भी डिफ्लेक्ट करे। तो क्या होगा कि अगर इनकमिंग अल्फा पार्टिकल बहुत क्लोज आ जाए पॉजिटिव चार्ज के, तो इतने क्लोज एनकाउंटर में बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन आएगा। और क्योंकि ये सब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये वाले, ये सब पूरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है, इस पूरे ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये एग्रीमेंट न्यूक्लियर एटम के हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। इसी कारण से रदरफोर्ड को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से क्रेडिट दिया जाता है।
अब हम लोग रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के कुछ सलाइंट फीचर्स मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं। वो है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम मास ऑफ एटम न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन्स कुछ डिस्टेंस अवे में है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? तो रदरफोर्ड ने बोला कि जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेंगे। ये रदरफोर्ड की अपनी हाइपोथेसिस थी। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके ये पता लगाया कि जो न्यूक्लियस का साइज था वो लगभग 10 की पावर -15 मीटर से लेकर 10 की पावर -14 मीटर तक का था, जो कि बहुत ज्यादा छोटा है। कैसे हम लोग बता सकते हैं? हमको ये पता है काइनेटिक थ्योरी या हमारे प्रीवियस चैप्टर से कि साइज ऑफ एटम लगभग 10 की पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। तो इसको हम लोग अगर न्यूक्लियस के साइज से कंपेयर करें तो ये लगभग 10,000 से 1 लाख गुना है न्यूक्लियस के साइज के। तो हमको क्या पता चला कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 10,000 या 1 लाख गुना बड़ा होता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। रदरफोर्ड का मॉडल हम लोगों ने अभी बताया, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर पे सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करेंगे इस न्यूक्लियस को सिंपल प्लैनेटरी मोशन के हिसाब से। इस मॉडल में हाउएवर एक स्लाइट इनएक्यूरेसी है। क्या? कि जो रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया था तब न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो अगर आपको पूछा जाए कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या न्यूट्रॉन्स थे, तो आपका साफ जवाब होना चाहिए नहीं थे, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। रदरफोर्ड ने यह मॉडल 1911 के बाद दिया था और न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किए थे। तो ये ध्यान रखें। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल की और बात अगर देखें तो मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, ये हम लोगों ने देख ही लिया। जब न्यूक्लियस जहां एटम का मैक्सिमम मास लाए करता है वो एटम से 10,000 या 1 लाख गुना छोटा है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम एटम खाली होगा। तो ये एक बहुत अच्छा रीजन है कि वाई मोस्ट अल्फा पार्टिकल कुछ डिफ्लेक्ट ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एटम खाली है, तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे। पर अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आया, हमको क्या पता है न्यूक्लियस के बारे में? न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो मतलब न्यूक्लियस के पास इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आया तो क्या होगा कि एक बहुत बड़े एंगल से सेट स्कैटर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। पर हमें यह भी पता है न्यूक्लियस का साइज एटम के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो ऐसे अल्फा पार्टिकल जो बहुत लार्ज एंगल से स्कैटर करेंगे उनकी संख्या बहुत कम होगी, जो हमारे ग्राफ को डिस्क्राइब करती है प्रॉपरली। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जो रदरफोर्ड ने की थी। हम लोग सारी तो नहीं कर पाएंगे, पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो है कि एक न्यूक्लियस उस अल्फा पार्टिकल, इनकमिंग अल्फा पार्टिकल पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो हमको पता है कि कूलम्स लॉ के थ्रू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है, जहाँ k कूलम कांस्टेंट होता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q1 फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स, Q2 सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स और R होता है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। एक चार्ज्ड पार्टिकल हमारा अल्फा पार्टिकल है। चार्ज्ड क्यों है? He2+ है हमारे पास, उसमें 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने हीलियम से निकाल दिए, न्यूट्रल हीलियम एटम से, तो उस पे +2 ही इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। गोल्ड के न्यूक्लियस में Z टाइम्स E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। Z क्या है? एटॉमिक नंबर।
तो जाहिर सी बात है z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है, तो गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब 79 इंटू ई चार्ज होगा गोल्ड के न्यूक्लियस में। हम लोग एक और चीज भी कह सकते हैं कि हमको मान लीजिए अगर ये पता है, जो उस वक्त रदरफोर्ड को पता था, कि न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड लगभग 50 गुना हेवियर है अल्फा पार्टिकल से, 50 गुना हेवियर। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो कोलिजन होगा गोल्ड एटम और अल्फा पार्टिकल का, उस कोलिजन में गोल्ड लगभग स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है अल्फा पार्टिकल से, और मैक्सिमम मोशन अल्फा पार्टिकल ही एग्जिबिट करेगा। तो इसका यूज करके भी रदरफोर्ड ने ट्रेजेक्टरीज निकाली थी अल्फा पार्टिकल्स की, न्यूटन के सेकंड लॉ हमको पता है F बराबर ma का यूज करके, और कूलम्स लॉ जो हम लोगों ने अभी डिस्क्राइब किया। तो अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने पूछ बोला गया एक अल्फा पार्टिकल और एक गोल्ड के न्यूक्लियस के बीच में, तो सिंपल है के Q1 क्या हो जाएगा 2e हीलियम एटम, सॉरी अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, Q2 जेड टाइम ई जो गोल्ड के लिए 79 ही होगा, आर स्क्वायर होगा डिस्टेंस, के हमको पता है 8.9 टू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो इससे हम लोग रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के बारे में, फर्दर टॉपिक्स मैं आपको पार्ट 2 में दे दूंगा। थैंक यू।